हाँ तो दोस्तों, मैं जैसा कि आप लोग का जो है बिहार सरकार के 7वें चरण शिक्षक बहाली का एकदम बेसब्री से इंतज़ार था। हम लोगों को जो 7वें चरण की बहाली है उसका बेसब्री से इंतज़ार था और उसके नोटिफिकेशन का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बीपीएससी आज जो हमारा जो पिछले 4 साल 5 साल का जो इंतज़ार था उस इंतज़ार को ख़त्म करके आज बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन दिया है और गाइडलाइन दिया है। उसके हिसाब से हम उसको अब विश्लेषित करते हैं कि कैसे क्या है। आप लोग गौर से देखिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा, उसमें बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी का विज्ञापन संख्या है 26/2023। विज्ञापन संख्या है 26/2023। 26/2023 मतलब इससे पहले कि जो भी है, मतलब इस विज्ञापन इसका जो है नोटिफिकेशन सीरियल नंबर जो है ये है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 सीट है। कुल सीट देखिए कितना है, कुल सीट 1,70,461। कुल सीट कितना है, 1,70,461। पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों का विहित प्रपत्र के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा के जो आयोग थी उसकी वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल सीट ये है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल जो थी वो लागू है। डोमिसाइल मतलब कि अब हम लोग जो है बिहार के निवासी को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। बिहार के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। बिहार के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। डोमिसाइल लागू है। चलिए, तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट थी कि विज्ञापन संख्या, कुल सीट और डोमिसाइल। डोमिसाइल लागू है मतलब बिहार के निवासी को प्राथमिकता मिलेगा। इससे पिछले वाली बहाली जो थी उसमें अलग अलग राज्यों के कैंडिडेट का जो मार्क्स था उस मार्क्स के आधार पर उन लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था, तो लोग इनका विरोध कर रहे थे और इसमें जो है डोमिसाइल लागू कर दी है बिहार सरकार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 बातें हो गई। विज्ञापन संख्या 26/2023, कुल सीट 1,70,461 और डोमिसाइल लागू है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए देखिए क्या क्या है। जो विषय है सामान्य, उर्दू और बांग्ला, उसमें जो है सीटों का अगर बात हम करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सीटें हैं कि अनारक्षित जो है 15,947 है। अनारक्षित जो सीट है वह 15,947 पुरुष का और अनारक्षित मेल का था। और फीमेल का अगर हम बात करते हैं तो 16,040 और पुरुष का है 15,947। EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो है 4,006। EWS का अगर बात करते हैं तो 4,006 और इस बार का जो मुख्य बहाली है वो 1 से 5 ही हैं। अधिकतर जो सबसे ज़्यादा भीड़ का बात करते हैं तो वो 1 से 5 तक में है। तो EWS का 4,006। इसके बाद अगर हम बात करते हैं EWS फीमेल का तो उसमें 3975 सीट है। 3975, 3,975। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का अगर हम बात करते हैं तो 7,171 सीट है। 71। EBC मेल का है। EBC फीमेल का अगर हम बात करते हैं तो EBC फीमेल में जो है 72-11 सीट है। ठीक, अब बात करते हैं हम BC का।
BC मेल। BC मेल का अगर हम बात करते हैं तो इसमें है 4777। इसमें भी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 4777। और BC फीमेल का अगर हम बात करते हैं तो BC फीमेल में दोस्तों सीट है 63-67। ठीक। अगर बात करते हैं अब हम SC ST की, तो SC मेल जो हैं, SC मेल का अगर हम बात करते हैं तो 63-67 सीट। पिछड़ा वर्ग महिला का जो है ना वो 4808 है, सॉरी ये 4808 सीट है। और इसका अगर हम बात करते हैं SC मेल का, पिछड़ा वर्ग मेल अनुसूचित जाति, सॉरी तो अनुसूचित जाति मेल का जो सीट है वो है 63-67। और फीमेल का अगर इसी में हम बात करें तो फीमेल का सीट है भैया 6412। अनुसूचित जाति महिला 6412, 6412। अब बात करते हैं ST का, शेड्यूल ट्राइब्स जो होता है, अनुसूचित जनजाति, तो इसका 300 अगर मेल में 395 सीट है। और ST फीमेल का अगर हम बात करते हैं तो उसमें 435 सीट है। पिछड़े वर्ग की जो महिला है, रिजर्व फीमेल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें अगर कुल सीटों का अगर हम बात करें तो है 2399 सीट है। ठीक। और इधर जो दिव्यांग भाई लोग हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी कुल कुछ सीट है। तो अलग अलग जो दिव्यांग भाई लोग हैं उसके लिए है लगभग 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। लगभग दिव्यांग के लिए जो भैया लोग हैं उनके लिए क्या है, लगभग 3300 सीट है अप्रॉक्स में। ये एक्यूरेट मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी वाले जो लोग हैं उनके नाती पोता जो हैं उनके लिए 1594 सीट आरक्षित है। ठीक है। तो ये कुल सीट हो जाती है आपको लगभग 80,000 के आसपास। मतलब कुल पद का अगर बात करें तो लगभग 79,993, लगभग 80,000 अप्रॉक्स में 80,000 सीट है। तो ये था 1 to 5 में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, किस कैटेगरी में कितने सीट है। आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग। अब है इनके जो बात है श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग। श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग। श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग में है विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित। मतलब ये मतलब ऐसे स्कूल के जो टीचर हैं विद्यालय के अध्यापक के रूप में रहेंगे, मतलब टीचर हैं। और वेतनमान जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए हम लोग नौकरी के लिए मार करते हैं, तो वेतनमान का अगर हम बात करते हैं तो वेतनमान इसका जो है मूल वेतन 25,000 रुपया रहेगा। और इसके साथ जो है प्रतिमाह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते, और इसके अलावा जो है DA और HRA और मेडिकल जो टीचर को मिलता है वो अभी DA 42% है। HRA अलग अलग जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में 4%, 6%, 8% और 12% इस हिसाब से ग्रामीण नगर परिषद नगर निगम इस हिसाब से है। और मेडिकल टीचर को 1,000 रुपया मिलता है। इसमें EPFO जो है वो कटेगा, लगभग 1,800 रुपया कटता है। तो मूल वेतन के हिसाब से कटना चाहिए, लेकिन 1,800 रुपया जो कटता है उसके हिसाब से निकालिएगा तो लगभग 35,000 रुपया के आसपास मिलेगा आप लोगों को। ये अप्रॉक्सीमेट है। चलिए अब बात करते हैं अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार मतलब जो इसमें है न्यू पेंशन स्कीम, NPS जो है न्यू पेंशन स्कीम, वो आप लोगों को मिलेगी। अब है परीक्षमान अवधि। तो परीक्षमान जो ऑब्जर्वेशन पीरियड जो होता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड 2 ईयर का होता है। तो इसमें वही है योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि तक परीक्षमान अवधि मानी जाएगी। एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए किया जाता है। उसमें अगर आप
सही तरीके से काम करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो आपको 1 ईयर के लिए जो है एक्सटेंशन मिल जाती। तो ये था 1 to 5 के विद्यार्थी, ये था 1 to 5, ये था 1 to 5। इसको लोग आप लोग अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। उसी हिसाब से जो है अब हम बात करते हैं टोटल सीट करेंगे, सब में इतना एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अगला में अगर हम चलते हैं तो वर्ग 9 से 10 के लिए अगर बात करें 9 to 10, 9 से 10 तक के लिए, तो 9 से 10 तक के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका भी वही है कुल, इसमें जो सीट है कुल पद लगभग 32,916, 32,916। तो जो सीट है इसके लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो कुल सीट ये है और उसको कैटेगरी वाइज कर दिया है, उसके लिए आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी का लिंक मैं डाल देता हूँ, उसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके मूल वेतन का अगर हम बात करते हैं 9-10 के अगर मूल वेतन का, तो यह है 31,000 रुपये, यह है 31,000। और वही चीज़ सब में है 2 वर्ष का जो है सो सबका खाली वेतन का जो कैटेगरी है उसके लिए हम आपको बता ही दिए थे एक बार कि कैसे क्या वेतन मिलेगा, उसके लिए वीडियो हम बना भी दिए हैं। तो वेतन के बारे में हम लोग फिर कभी भी चर्चा करना आप लोग कहिएगा तो करेंगे, या फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कैसे क्या सीट है। तो सीट के लिए जो है हम पहले भी बता दिए थे। और अब अगर बात करते हैं तो अलग अलग 11-12 के लिए अगर बात करते हैं तो उसमें भी सीट है। और उसके लिए जो है मूल वेतन है 32,000 रुपये प्रति माह। उसमें आप लोग वहीं 42% DA और HRA जगह के हिसाब से मेडिकल जोड़ के निकाल सकते हैं कि कैसे क्या होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो मुख्य बातें सब हैं कैसे क्या है उस पर। तो नोट, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो आपको मैंने बता दिया है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है, मतलब आयोग जब चाहे तो उसको घटा बढ़ा सकती है थोड़ा बहुत जो होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। किस हिसाब से स्टूडेंट, आप लोग तो जानिए रहे लगभग 10 लाख से तो कम स्टूडेंट फॉर्म भरेगा नहीं, तो उसके हिसाब से जो है परीक्षा का संचालन 1 या उससे ज़्यादा चरण में, मतलब 1 दिन 2 दिन जिस हिसाब से उसको करनी होगी वो करेंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नमत होगी। भारत का नागरिक हो, हम बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, जो डोमिसाइल का बात हम बोले हैं आप लोगों को। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करता हो, जो संप्रति निम्नमत है। मतलब अलग अलग समय पे NCTE जो गाइडलाइन देती है उस गाइडलाइन के हिसाब से उसको हम लोग काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य नियोक्ता जो बता रहे थे आपको, तो इसका जो है समय समय पर जो NCTE गाइडलाइन देती है उस गाइडलाइन का फॉलो कर ले। जो है गाइडलाइन है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, मतलब DLED, BTC जो वगैरह वगैरह नाम सब है वो, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियान्वयन विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया। मतलब NCTE के गाइडलाइन के हिसाब से अगर हो तो चलेगी। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED जिसको कहते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो यही सब स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जान, तो 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक तक B.Ed।
1 to 5 में बीएड वाले रहेंगे। न्यूनतम 50% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड वो भी चलेंगे, जो एक साथ बीएड एमएड का कोर्स होता है वो। अब बात करते हैं आगे। परंतु जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण का पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। मतलब देखिए, इसमें एकदम गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग बीएड वाले 1 से 5 में जाएंगे तो उसको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा, जो छठे चरण वालों के लिए भी है और इससे पहले भी होता आया है। चलिए, तो ये अच्छी बात है। और उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सवैतनिक अवकाश मिलेगा, मतलब उसको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, वेतन मिलता रहेगा। 6 महीना का ब्रिज कोर्स कीजिए। जिसने भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर लिया, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएं तो विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सके, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक में नियुक्ति के 2 साल के भीतर उसको भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। उर्दू 1 से 5 में उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। वर्ग 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पद पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। तो यही सब बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 से 5 के एक के समकक्ष तकनीकी की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान के द्वारा भाषा प्रदत्त विशेष की उपाधि डिग्री विद्यालय अध्यापक पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि 1 से 5 का जो मूल कोटि का नियुक्ति होगा उसमें जो भी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन लोगों को 5% अंक की छूट होगी। बाकी लोगों के लिए 50% है तो इनको 45% पे होगा। सामान्य 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, तो इसमें 50% अंक के साथ कहीं से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर हो और उसके साथ बीएड। परंतु 9-10 में जो बीटेक वाले को मैथ साइंस में मौका दिया गया है तो उनको भी बीएड करना अनिवार्य है, साथ में स्टेट पास करना। सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक के लिए सिर्फ स्टेट और एमटेक ज़रूरी है। बीटेक वाले कंप्यूटर शिक्षक नहीं बनेंगे अगर वो स्टेट नहीं पास हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मुख्य मुद्दा है उस पे आते हैं। आयु सीमा। आयु सीमा का अगर हम बात करते हैं तो आयु सीमा में जो है जो यूआर है उनका 37 ईयर है और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष, मतलब बीसी ईबीसी फीमेल इनको जो है 40 ईयर और एससी एसटी जो हैं इनको जो है 42 ईयर, यह है एज लिमिटेशन। तो इनको आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इनका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 1/8/23 के आधार पे। इनका कैलकुलेशन होगा 1/8/23 के आधार पे। और जो स्टेट वाले हैं पुराने उनको अलग से छूट दिया जाएगा। उनका एज का कैलकुलेशन जो है 2001/8/19 के आधार पे, जो 19 के स्टेट वाले हैं उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। बाकी जो है प्रमाण पत्र बाकी चीज़ों का जमा करना होगा। अब आते हैं चयन प्रक्रिया में। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया जो है भाषा होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी।
इंग्लिश 25 मार्क्स का और हिंदी 75 मार्क्स का है, दोनों मिला के 100 मार्क का। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब 100 नंबर के लिए 120 मिनट आपको मिलेंगे। अगर हम 1 to 5 का बात करें तो ये जो है ये सब में होगा 1 to 12th के लिए, 1 to 12th के लिए। अब बात करते हैं फिर 1 to 5 में, तो इसमें जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन का बात करें तो ये 120 नंबर का होगा। पहले जो था ये 150 नंबर का था, कल के मीटिंग में जो है इनको कम कर दिया गया, ये 120 है। और इसके लिए समय जो है 120 मिनट ही मिलेगा, मतलब इसके लिए भी 2 घंटे का समय होगा पेपर 2 में। अगर 6 to 8 का बात करें तो इसमें जो है इसका अलग ढांचा हो जाएगा। 80 नंबर का जो है सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट से रहेंगे, साइंस से रहेंगे, मैथ से रहेंगे, या SSC से रहेंगे, इन सब जो भी सब्जेक्ट से रहेंगे उनको जो है 80 नंबर का, या फिर किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट से रहेंगे। और इसमें जो है GS जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन जो है 40 नंबर का पूछा जाएगा। ये 6 to 8 के लिए ले लीजिए, 9 to 10 ले लीजिए, और 11 to 12 80 नंबर का जो है अपने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, 80 नंबर का अपने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। भाग 1 विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों के किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। अगर बात करें सामान्य अध्ययन का तो इसमें 120। दूसरा पेपर जो है इसमें दो भाग एक और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, इसमें जो उम्मीदवार चुनेंगे, आप जिस सब्जेक्ट में स्टेट पास हैं उसको चुनेंगे। अब बात करते हैं आगे हम लोग, इंटरव्यू इसमें नहीं रहेगा, अन्य निर्देश जो घोषणा पत्र में है वहीं रहेंगे। और इसके लिए जो है मैं एक शुल्क का बात करें, अब प्रमाण पत्रों की जांच जो है ज्वाइनिंग के बाद होगी। हाँ, तो शुल्क की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जनरल या फिर UR उसको कह लीजिए, तो उसके लिए 750 रुपये है शुल्क, 750 रुपये। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उनको 200 रुपये, मतलब SC और ST जो है इनको 200 रुपये लगेंगे। अब बात करते हैं हम सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला, फीमेल ऑल, इनको जो है 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी जो डिसेबल्ड हैं, मोर देन 40% से ज़्यादा, इनको भी 200 रुपये लगेंगे। और बाकी जो भी बच जाते हैं उनको 750 रुपये। ऑल अदर्स का अगर हम बात करते हैं तो 750 रुपये उनको देने होंगे। नोट, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। वैसे अभ्यर्थी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उसे रियायती परीक्षा शुल्क कंसेशनल एग्जामिनेशन फी के आधार पर अनहरित किया जाता है। दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं, तो उस बिंदु पर अभ्यर्थियां सुरक्षित रहेगी, इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और डेट का अगर हम बात करें, ये देखने के साथ, तो डेट आप लोगों को पता है फॉर्म भरने का कि 15/6/2023 से 12/7/2023 तक है। इसमें कोई किसी को हार्ड कॉपी कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन में जो आप डिटेल देंगे वो डिटेल अपना जांच प्राधिकार उनको जांचेंगी। परीक्षा शुल्क आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। पुनः परीक्षा शुल्क के लॉगिन पेमेंट के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो, फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाए। मतलब अगर आप एक बार गलती कर देते हैं, फिर से अगर करना चाहते हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल कर सकते हैं और फिर से पेमेंट करके नया फॉर्म भर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है।
और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हम लोग। तो फ़ोटो तो लगता ही है, साइन लगता ही है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दिया गया है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं लोग, वो लोग जो हैं अभी नया नया बना लेंगे अपना EWS। अब है कि सभी वंचित प्रमाण पत्र तथा प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक, क्या कहने का मतलब यह है कि जो भी योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में 31/8/2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उस वक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तृत अथवा प्रभावित नहीं होगी। मतलब 31/8/2008 तक जो 2023 तक जो दिया हुआ है कि उसके संबंध में हम पहले भी वीडियो बनाए थे कि जो इन लोगों का CTET और BEd DLED इस तीन चीज़ में 31/8 तक का है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना के संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा न ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट को अंतिम रूप से मान्य होगा। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों के सक्षम परिहार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन प्रस्तुत का अनिवार्य। सत्यापन के लिए देखिए किस किस मूल प्रति का जो है ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले 1 नंबर पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र। मैं आप लोगों को बता दूं बारी बारी से। नंबर 1 10th प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए इसका जो है मार्कशीट। विज्ञापन की खंडिका 4 के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम परिवार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। मतलब आप समझ लीजिए कि 10th के मार्कशीट और विज्ञापन के खंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा। BEd किए हैं तो BEd या फिर DLEd किए हैं तो DLEd, अगर BTET है तो BTET या फिर CTET है तो CTET। इनका जो है आप मार्कशीट, पहले तो BTET में जो सिर्फ एक ही प्रमाण पत्र मिलता था तो वो एक ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसका CTET वालों के लिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र सबसे गौर करने वाले थे, दूसरे राज्य के लोगों के लिए नहीं है। जो बिहार के हैं उनका यहाँ का जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो। तो नंबर 2 में ये हो गया। नंबर 3 में बात करें तो रेसिडेंशियल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र। बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में महिला के लिए उसके पिता के स्थान का और पुरुष के लिए जो क्रीमी लेयर है वो। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। अब है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति तथा निवास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित पत्र जो भी हैं वो। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है EWS है उनके लिए EWS। जो विकलांग लोग हैं उन दिव्यांग है दिव्यांगों के लिए दिव्यांग की जो सर्टिफिकेट है वो। नोट, मुख्य बाधिर दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में IGMS पटना से एवं चलन दिव्यांग, मनोविकार दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत योग्यता प्रमाण पत्र। लोग जो है झूठों का जो विकलांगता सर्टिफिकेट बना लेते हैं वो नहीं चलेगा, वो PMCH या IGMS से बनाना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के इतना के अनुसार जो अभ्यर्थी श्रुति लेख अथवा अन्य दावा करने के उपयुक्त में संलग्न सूची के प्राधिकार निर्गत प्रमाण पत्र वही होगा। मतलब DMCH या PMCH से आप PMCH या IGMS से बनाइए। जो भूतपूर्व सैनिक का है उनका अपना सर्टिफिकेट स्वतंत्रता सेनानी केंद्र सरकार द्वारा सरकार किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में तो शिक्षण परीक्षा निर्गत अनापत्तिक प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
इसके अलावा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल का खिंचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, इतने चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्रमाण पत्रों की जाँच जो है नियुक्ति प्राधिकार के यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच करा लेंगे। जो आपको नियुक्ति देंगे, जब आप जिला संवर्ग में जिस जिला में जाएंगे वो आपको ये कर लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पंजीकृत स्थिति में नियुक्ति रद्द करते वेतन आदि के मद से लिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के तहत, मतलब अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी पा भी लेते हैं किसी तरीके से, तो 1940 का जो एक्ट है 1914 का 1914 का, उसके तहत वो आपको रिकवरी करवा लिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का यही मुख्य समाचार सब था। समाचार क्या कहे कि जो नोटिफिकेशन आया उसका था, हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए बनाने में, रात में मैंने बनाने का कोशिश किया लेकिन कतिपय कुछ कारणों से वो नहीं हो सका, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी आप लोगों से। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय। फिर अगर कोई खबर आती है तो मैं आपसे मिलता हूँ।